Can you imagine the scene where your main actors, Nasiruddin Shah, Smita Patil, Om Puri, Suhasini Mule, Benjamin Gilani, एक हवेली थी जिसमें हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत ही पुरानी हवेली, और सब उसकी छत के ऊपर गद्दे बिछा के सारे एक लाइन में सोते थे, एक ही जगह पे खाना खाते थे सब, एक ही टॉयलेट था जिसके अंदर लाइन लगा के खड़े रहते थे। इस तरह क्या फिल्म मेकिंग आज पॉसिबल है? तो मैं मानता हूँ कि आज पॉसिबल नहीं। आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है, आमिर खान के साथ भी काम किया है, बट होली जिसमें आमिर खान ने पहले आपके साथ काम किया है, शायद वो आमिर खान की पहली फिल्म है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। वही कैरेक्टर जो लोग एक्टर्स है वो उन्होंने ही गाया है, वही जो टक 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 टेबल बजाया है वही क्लास में बजे, और द एंटायर सॉन्ग्स वर आल्सो रिकॉर्डेड इन सिंक, शॉट इन सिंक। जब मंगल पांडे आप कर रहे थे और जब होली हो रहा था, इस दौरान बहुत कुछ चेंज हो गया था आमिर खान के लाइफ में। तब एक जस्ट स्टूडेंट ड्रॉप आउट, जस्ट वांना बी एक्टर, एंड एट दैट टाइम ही इज अ सुपरस्टार, जस्ट लगान के बाद ही। वन मैन हु एक्चुअली सिंगल हैंडेडली breaks a mountain, rocky, hard rock mountain, for 22 years to make a path out of that mountain. क्यों? क्योंकि उसकी बीवी, उसकी वाइफ, जिसको वो बहुत प्यार करता था, वो उस पहाड़ पे से गिर के मर गई थी। और जिस टाइम में आपने माया मेम साहब उनके साथ बनाई थी, शाहरुख खान का एक्सपोजर ही नहीं था टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ अ फिल्म। उससे पहले वो भी उसकी पहली फिल्म थी। पहली फिल्म थी। एनर्जी तो उस बंदे में थी, एक इंटेंसिटी थी, एक zest for life थी, which was completely infectious, and that is what one saw in him. It was an incredible spirit. और मेहनत, लगन, commitment, everything. His mother was seriously ill, और वो ड्राइव करके 3 दिन की शूटिंग के लिए आता है। इसी तरह से कैप्टन व्योम इन्वेंट किया गया। पारस को चाहिए पारा, लौटा दो चेतना तक हमारा। That's why मोटू पतलू was created। ये हम लोग बस सब सर्विस वर्क नहीं करेंगे, हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेंगे। गुलजार साहब ने गाने लिखे, हृदयनाथ जी ने धुनें बनाई, और उनको हजारों बंदिशें याद हैं। तो हृदयनाथ जी के साथ एक जो प्रोसेस हुआ, इट वॉज अ लर्निंग प्रोसेस इवन फॉर मी। नसीर मेरे हिसाब से इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न एक्टर। नवाज जो है वो बहुत ही ग्राउंडेड, कमिंग फ्रॉम अ विलेज इन इंडिया, बट अगेन ट्रेन्ड एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। खूबसूरत एक्टर, बहुत ही सीजन्ड एक्टर, मजा हुआ एक्टर जिसको है। आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स कौन है इस देश में? देखे तो सत्यजीत राय, ऋतिक घटक से लेकर, गुरुदत्त से लेकर, के आसिफ से लेकर, महबूब खान से लेकर, मृणाल दा। Cinema should be more than just either propaganda or a consumer product. मैं जब से YouTube में काम कर रहा हूँ या घूम रहा हूँ, तब से बहुत जगह गया हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, अलग अलग हस्तियों से आपसे मुलाकात करवाई है। बट आज का जो ये एपिसोड आप देखने वाले हो, ये मेरा एक ड्रीम एपिसोड है, क्योंकि बचपन में बहुत सारे सपने देखे थे मैंने, ऑलमोस्ट सब एक एक करके पूरे हो रहे हैं। कुछ हुए हैं, कुछ अधूरे हैं, और कुछ आधे अधूरे हैं। आज जो आधा अधूरा था, ये आज पूरा होने वाला है, क्योंकि बचपन से जिनके फिल्मों देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और उनके फिल्म के कुछ सीन हैं जिस सीनों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो आज मेरे साथ है माय ड्रीम डायरेक्टर केतन सर। सर, वेलकम टू पॉप। थैंक यू। आपके बारे में मैं बात कर रहा था श्याम बेनेगल जी से। हम लोग केरला में फिल्म फेस्टिवल में मिले थे। मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, बाबर नाम गांधी जी, उनको पसंद आई थी, अच्छी अच्छी बातें करते। फिर उन्होंने मुझसे बोला किन के फिल्म अच्छे लगते हैं, और ही आस्क्ड मी स्पेसिफिकली अबाउट कुछ अपने पसंदीदा सीन्स बताओ। उनके तारदेव के ऑफिस में बात कर रहे थे तब मुंबई में आके। मैंने मिर्च मसाला का आपको भी पहले बहुत बार बोला है,
वो सीन, लास्ट सीन जब सब आते हैं वन बाय वन और वो मिर्च ये करते हैं नसीर जी के ऊपर, तो उसका जिक्र किया था। तो उन्होंने बोला था हम सबकी फिल्में रहे ना रहे, चीज़ें रहे ना रहे, वो एक सीक्वेंस वो रह जाएगा, क्योंकि फिल्म एज अ मीडियम चेंज हो रहा है और अभी तो चीज़ें बहुत छोटे छोटे फॉर्मेट पे आ रही है। तो वो जो सीक्वेंस था ना, वो दुनिया में जब लास्ट एलिमिनेशन का रहेगा कि हमारे पास 30 सेकंड है, हमारे पास 15 सेकंड है, कुछ रिस्टोर करके रखना है, तो वो सीन रहेगा। So nice of him to see that. बट आप बताइए, जब आप मिर्च मसाला सोच रहे थे तो वो सीन क्या ऑन अ फ्लो आया था एज अ क्लाइमेक्स, या सीन पहले आया था, कहानी उसके उस हिसाब से आई थी, कैसे क्या प्लान किया था? मिर्च मसाला जो एक बेस्ड है एक गुजराती शॉर्ट स्टोरी के ऊपर, इसका नाम था अबू मकरानी। और वो जो फैक्ट्री जो दिखाई है, मसाला फैक्ट्री मिर्च मसाला में, कहानी के अंदर वो एक टोबैको फैक्ट्री थी। मुझे कहानी बहुत पसंद थी पर एंड सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। और मैं उस दौरान गुजरात में काम कर रहा था एज अ टेलीविजन प्रोड्यूसर इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। तो काफ़ी घूमने का मौका मिला और उस दौरान मैंने चिली फील्ड्स देखे, और जिस तरह से वो चिली फील्ड्स देखे और वो कलर्स देखे, ब्राउन लैंडस्केप के ऊपर ये रेड चिली स्प्रेड आउट। और उसी दौरान एक इमेजेस भी आए कि ब्रिटिश टाइम के अंदर जब प्रोटेस्ट होते थे तो औरतें कुछ चिली पाउडर अपने साथ पैक करके रख लेती थी इन केस दे हैव टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं कंबाइन हो गई और टोबैको फैक्ट्री जो थी वो मसाला फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गई और स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स मिल गया। हाँ, और वो शाउट, वो लड़कियों का वो चीख और वो फोर्स, ज़्यादातर इंडियन फिल्म में लड़कियों के चीख उनकी बदनसीबी, उनके हार के मेटाफोर के थ्रू यूज होती है ज़्यादातर, बट दैट शाउट बिकेम द पावर, द फोर्स ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। जी जी। जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो आपने क्या बोला था उन आपके फीमेल एक्ट्रेस को? ये सारी एक्ट्रेसेस जो थी वो बहुत ही उम्दा बढ़िया एक्ट्रेसेस थी। स्मिता, रत्ना, सुप्रिया, दीना जी, ऑल दीज वर वेरी फाइन एक्ट्रेसेस। उनको भी स्क्रिप्ट बहुत पसंद थी, उनको भी क्लाइमैक्स बहुत पसंद था और ये क्लाइमैक्स हमने एंड में ही शूट किया था आखिर में जाके। सो दे वर ऑल इनटू द फिल्म, तो किसी को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं थी उसमें। They were all reacting spontaneously to the moment as if. वो चिली पाउडर की जगह क्या यूज किया था? Sawdust and colored sawdust. Sawdust. तो वो आँख में घुसने से हाँ, सबको बहुत तकलीफ हुई थी। हाँ। और उस वक्त तो गर्मी भी काफ़ी थी, धूल काफ़ी थी, तो सबने झेला है उस फिल्म को। आपका फिल्म स्कूल की तरफ क्या नज़रिया है कि फिल्म स्कूल कितना ज़रूरी है या क्या होता है? क्या पॉजिटिव साइड्स है, क्या नेगेटिव साइड्स है? ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल मीडियम है सिनेमा और टेक्निकल मीडियम है। इसको समझना, उसको सीखना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। अब जिस तरह से सीखें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट एंड एक्सप्लोर अ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे फिल्म स्कूल काफ़ी मदद करता है। दूसरा क्या होता है कि आप जब फिल्म स्कूल में जाते हैं तो 2 साल या 3 साल जो भी होते हैं उसमें आप कंप्लीटली इमर्स्ड होते हैं उस मीडियम के अंदर। आपके चारों तरफ जो लोग होते हैं वो भी उस कंप्लीटली इमर्स्ड होते हैं। तो 3 साल आप सिनेमा मय हो जाते हैं जैसे, एंड दैट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, यू आर थिंकिंग सिनेमा, यू आर ईटिंग सिनेमा, यू आर ड्रिंकिंग सिनेमा, यू आर ड्रीमिंग सिनेमा। And that kind of life somewhere molds you, somewhere changes you, somewhere inspires you.
आपकी पहली फिल्म आपने गुजराती में बनाई जो आपकी मदर टंग है, तो उसके बाद आप धीरे धीरे हिंदी में आप शिफ्ट हो गए, और आपकी पहली फिल्म का सर में प्रोनाउंसिएशन उसका बार बार ववनी भवाई। भवनी भवाई, भव मीन्स लाइफ टाइम, हाँ, और भवाई इज गुजरात का एक फोक थिएटर फॉर्म है, इसका नाम है भवाई। तो सर गुजराती में आप फिल्म बना रहे थे तो हिंदी में शिफ्ट करने का क्यों सोचा? मेरा सारा जो एजुकेशन है वो दिल्ली का है। मेरे पिताजी गुजराती के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पर मेरी सारी जो पढ़ाई हुई, मेरा अपब्रिंगिंग, दोस्त लोग सब हिंदी भाषी थे। सो हिंदी में भी मेरा जो कंफर्ट लेवल है उतना ही है जितना कि गुजराती में था, बल्कि गुजराती से ज़्यादा ही हिंदी में कंफर्ट लेवल था। सो इट वॉज ऑलमोस्ट ए नेचुरल प्रोग्रेशन। और सारे दोस्त लोग थे, नसीर, स्मिता, ओम, ये सब हिंदी भाषी थे और हिंदी फिल्मों में काम कर रहे थे। सो इट वॉज ए नेचुरल प्रोग्रेशन। ये जो आप लोगों का एक बैच था, एग्जैक्टली नहीं, कुछ सीनियर्स भी थे, श्याम जी, गोविंद जी, आप, नसीर जी, ओम जी, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, शायद शबाना आजमी आपके ग्रुप में बाद में आई है, ऐसा कुछ, और भी बहुत सारे लोग थे। लेटर लाइफ में परेश रावल, रघुवीर यादव। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन ग्रुप, व्हाट वी कैन से। तो कैसे हुई थी दोस्ती? कहाँ यहाँ पे गप्पे होते थे, अड्डे होते थे? हमारी दोस्ती शुरू हुई फिल्म इंस्टीट्यूट में। नसीर, ओम वगैरह उसी वक्त की पैदाइश है इन सेंस। श्याम बाबू, गोविंद जी वे फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं थे, पर उसी न्यू वेव सिनेमा मूवमेंट के अंदर पहले से सीनियर फिल्म मेकर्स थे। शबाना भी हमसे काफ़ी सीनियर फिल्म इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रही। उस वक्त का माहौल भी कुछ गजब था। सिनेमा, गोल्डन एज ऑफ सिनेमा ऑफ द 1950s was over. A new age of cinema was rising. फिल्म इंस्टीट्यूट हुआ था, आ गया, बना था, जिसमें से एक पूरी जनरेशन आर्टिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस वर ग्रोइंग अप इन अ फिल्म एनवायरनमेंट। फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन शुरू हुआ था, गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग न्यू वेव सिनेमा, एनएफडीसी। दूसरी तरफ जो मेन स्ट्रीम जिसको बोलते थे, पॉपुलर सिनेमा, इट वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पीरियड ऑफ इट्स टाइम। तो एक नए रीइन्वेंशन की ज़रूरत थी। तो एक पूरी जनरेशन ऐसी पैदा हुई जो चाहती थी कि एक नए तरह का सिनेमा बने, नए आइडियाज़ के साथ सिनेमा बने, नई टेक्निक्स के साथ सिनेमा बने, और जो मानती थी कि सिनेमा के जरिए हम दुनिया को बदल सकते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनका नज़रिया बदल सकते हैं। और सिनेमा का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। वी कैन क्रिएट अ न्यू इंडिया थ्रू आवर सिनेमा। So somehow can I say that there is a thought process of theater, morally or philosophically, and it is transforming into the medium of cinema. Cinema actually is much more wider than theater or literature. जो खूबी है, खासियत है सिनेमा की, वो ये है कि उसमें सारे आर्ट फॉर्म्स मर्ज हो जाते हैं। हाँ, पेंटिंग से लेकर, स्कल्पचर से लेकर, आर्किटेक्चर से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर, आप जो भी बोलो, everything submerges into a new medium called cinema. Right, but मैं सर मार्क करना चाहता, जैसे थिएटर में एक फिलोसॉफी था, जैसे IPTA मूवमेंट में भी था, उसके बाद भी था कि to change the world and create a new one. तो वही आप लोगों में रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा था उस टाइम। उस पीरियड का माहौल है, उस पीरियड का जादू है ये। लॉट ऑफ आइडियलिज्म, लॉट ऑफ होप, एंड बाय 70s a lot of anger and frustration with the system and society that had developed after independence. When these two things combine and clash, a spark has to happen. And I think the new wave of Indian cinema of the 70s and 80s, somewhere was that spark which somewhere transformed cinema scene in India. और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, मतलब हिंदी में ही नहीं, No, everywhere. गौतम घोष, बुद्धदेव दास गुप्ता, मृणाल सेन, अदूर गोपाल कृष्ण,
शाजी करुण, अरविंदन, जब्बार पटेल. It was an all India phenomenon. बाद में नसीर सर के एक इंटरव्यू में देखा था, नॉट एग्जैक्टली डिसोनिंग, ही वाज सेइंग दैट एट दैट टाइम वी थॉट दैट वी कुड चेंज द वर्ल्ड थ्रू सिनेमा, बट लेटर आई रियलाइज दैट इट वोंट हैपन. सो अभी आप क्या सोचते हैं? It did change. कुछ लोगों को जो उम्मीदें थी कि सिनेमा ऐसे बदल देंगे, दुनिया ऐसे बदल देंगे, उतना जल्दी शायद नहीं हुआ होगा. उस सिनेमा को जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी नेशनली इंटरनेशनली, शायद उतनी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सिनेमास का वो मोनोपोलाइज था फ्रॉम विद द कमर्शियल सिनेमा. सो काफ़ी फिल्में जो ये न्यू वेव में बनी वो तो शायद रिलीज़ भी नहीं हो पाई. जो रिलीज़ हो पाई वो भी ज़्यादातर लोगों ने तो बाद में टेलीविज़न पे ही देखी. सो जितना इम्पैक्ट होना चाहिए था शायद उतना नहीं हुआ. जितना लोगों को सक्सेस चाहिए थी शायद कुछ लोगों को नहीं मिली. जितनी उम्मीदें थी शायद वो पूरी नहीं हुई. बट द फैक्ट दैट पीरियड ऑफ इंडियन सिनेमा चेंज्ड इंडियन सिनेमा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. बट सर एक चीज़ होता है कि द मेन स्ट्रीम सिनेमा मार्क्स एट लो बजट फिल्म्स. The film with low budget is for them is the new wave or the alter cinema, and at that time they called it a name of art cinema, जो आज भी बहुत जगह पे मुझे भी सुनने को मिलता है कि आर्ट फिल्म बनाते हो. तो what is art film and what is commercial film? मेरे हिसाब से सिनेमा से बड़ा कोई आर्ट नहीं है, और इसको एक बिजनेस बना दिया गया है. सो इट्स ए मास मीडिया. और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि कॉमर्स हैज़ टेकन प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स. तो आप जो सिनेमा को आज इवेल्युएट करते हो वो सिर्फ नंबर्स में करते हो, कितना पैसा कमाया. 100 करोड़ 200 करोड़ दैट बिकम्स द क्राइटेरियन ऑफ अ गुड, बैड, सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल सिनेमा. जिस माहौल में मैं पैदा हुआ था, cinema was more than just numbers. Cinema was a philosophy. Cinema was an idea. Cinema was an art form. Cinema was skillful. It had craft involved. It was a new experiments in technology. All this was cinema for us. It was not just numbers. And I still stand by it. किस टाइम से ये 100 करोड़ क्लब या मेन बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट क्या है, ये किस टाइम से ये क्रिएट हुआ? आपके सामने ही हुआ होगा. और क्यों हुआ, क्या लगता है? दो चीज़ें हुई. एक तरफ सरकार ने जो लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, उसके साथ साथ मल्टीनेशनल स्टूडियोज़ इंडिया में एंटर हुए और उन्होंने मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, पूरे प्रोडक्शन सिस्टम. और उसके साथ साथ एक पूरा माइंडसेट चेंज भी हुआ, बिकॉज इट वाज द स्टूडियोज विच वर नाउ कंट्रोलिंग द एंटायर इंडस्ट्री एज सच. तो जो इंडिपेंडेंट पहले फिल्म मेकर्स हुआ करते थे उनको सबको ख़त्म कर दिया गया. और उसके साथ साथ जो पूरा एग्जीबिशन सर्किट था उसको भी मोनोपोलाइज कर लिया गया. और वहीं से ये शुरू हो गया. आपकी फिल्म कितना कमाती है वही उसकी सक्सेस का पैरामीटर. एक हस्ती के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्मिता पाटिल. डू यू मिस हर? या, व्हेन शी वाज वेरी डियर फ्रेंड. मेरी पहली फिल्म से हम साथ, उससे भी पहले वी मेट इन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स. स्मिता, नसीर were already successful actors when I made my first film. And they still came for nothing, no money at all. आप ज़रा सोच सकते हैं कि हम लोगों ने भवनी भवाई जब शुरू की थी, हमने 3.5 लाख रुपए का लोन लिया था NFDC से और एक म्यूज़िकल कॉस्ट्यूम ड्रामा बनाने का ड्रीम लिया था. और इन सब लोगों को एक पैसा नहीं दिया गया और सब ने सिर्फ
for their love for me and love for cinema, they were doing this film. Can you imagine the scene where your main actors, Nasiruddin Shah, Smita Patil, Om Puri, Suhasini Mule, Benjamin Gilani, एक हवेली थी जिसमें हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत ही पुरानी हवेली, और सब उसकी छत के ऊपर गद्दे बिछा के सारे के सारे एक लाइन में सोते थे, एक ही जगह पे खाना खाते थे सब, एक ही टॉयलेट था जिसके अंदर लाइन लगा के खड़े रहते थे. इस तरह क्या फिल्म मेकिंग आज पॉसिबल है? तो मैं मानता हूँ कि आज पॉसिबल नहीं है. एक पैशन था सिनेमा के लिए, एक बिलीफ थी सिनेमा में, एक ड्रीम था सिनेमा के लिए, एंड दैट वाज वंडरफुल. स्मिता पाटिल जिस रेंज में काम कर रही थी, उनका चले जाना एट दैट टाइम इज़ अ बिग लॉस फॉर इंडियन सिनेमा, मुझे लगता है. और आप अगर देखिए तो बहुत सारी फीमेल एक्टर ये, हाँ ये इन्होंने एक जगह ली है, एक किया है, तो आज इतने साल हो गए, बट आई कांट सी एनीवन इन दैट स्पेस जैसा उनका काम था, और हर तरह के फिल्मों में. I mean, she was a natural. There was nothing put on about her, and a free spirit. I mean, her family was a free. She came from a freedom fighter family, socially committed family. तो वो संस्कार भी थे, वो ड्रीम्स भी थे, और वो बिलीफ भी थी अपने आप में, और there was nothing put on or artificial about it. She gave it all and performed wonderfully. सर आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है, आमिर खान के साथ भी काम किया है, बट होली जिसमें आमिर खान ने पहले आपके साथ काम किया है, शायद वो आमिर खान की पहली फिल्म है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए. बवनी बवाई की एडिटिंग हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में कर रहे थे, और मोहन गोखले जो कि बहुत ही प्यारा दोस्त था और जो कि बवनी बवाई का मेन लीड कर रहा था, उसने एक मराठी नाटक वन एक्ट प्ले था होली करके, वो पढ़ के सुनाया. एंड सिंस इट वाज अ प्ले, देयर वर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सीन्स, और इट वाज अबाउट अनइंटेंडेड वायलेंस ऑन अ कॉलेज कैंपस, जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस, एंगर ऑफ द यूथ, और वो कैसे इरप्ट होके बाहर आता है, उसकी कहानी थी. हम सब जब फिल्म इंस्टीट्यूट में थे तो हम लोगों ने भी स्ट्राइक वाइक की थी, तो एक पूरा माहौल था जिसमें नॉट एक्सेप्टिंग restrictions imposed by the governing institutions was a part of the norm, you know. दुनिया भर में उस वक्त थोड़ा यूथ मूवमेंट चल रहे थे, फ्रांस में देख लो, अहमदाबाद में देख लो, सब जगह में. तो it was a subject that was right for the younger generation of India at that point of time. और फतूर भी आया था, नई टेक्नोलॉजी आई थी 16 मिलीमीटर की, साइलेंट कैमरा. तो एक बहुत ही एडवेंचरस स्पिरिट के साथ हम लोगों ने तय किया कि ये जो 60 मिनट का नाटक है, इसको हम कंटिन्यूसली हर एक सीन को बस एक शॉट के अंदर करेंगे. उसमें थोड़ा सा मुझे जो इंस्पिरेशन मिला वो ट्राइबल थिएटर से भी मिला. मैं जब गुजरात में था तो काफ़ी घूमा था वहाँ पे. तो ट्राइबल जो थिएटर होता है वो प्रोसीनियम में नहीं होता है, वो चारों तरफ होता है आपके. यू आर इनसाइड द थिएटर, इट्स एक्सपीरियंस इज ऑल अराउंड यू. तो एक ख्याल ये आया कि व्हाई शुड सिनेमा गेट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ स्क्रीन? इज देयर अ वे in which you can actually make this audience not a viewer but a participant in the entire experience? How do you do that? You do that by having the action going all around you. तो अगर ये फिल्म जो है वो as if it is being seen by one of the participants in all that is happening, and it's happening all around you, जिसमें कैमरा सब चारों तरफ घूम रहा है, जिसमें एक्शन जो हो रहा है वो चारों तरफ हो रहा है आपके,
and you get immersed into the entire experience. Then maybe that is possible कि जिसमें आप फोर्थ वॉल को तोड़ पाए, जिसके अंदर आप वो इल्यूजन किया है, वो स्क्रीन है और ये ऑडियंस है, वो दीवार जो है वो टूट जाए. So that was the attempt. Technology was still very new. Sync sound was hardly something that was being tried out that point of time. But that was the madness of the time. That was the adventurous spirit of youth. तो हम लोगों ने कहा चलो करते हैं, देखा जाएगा. टेक्नीशियंस ने भी ये चैलेंज उठा लिया. जहांगीर चौधरी टुक अप द चैलेंज और हम लोग कूद पड़े. सब नए नए कॉलेजेस, यहीं के बम्बई के कॉलेजेस से नए स्टूडेंट्स उठाए. फिल्म इंस्टीट्यूट के साथ वर्कशॉप की तरह से ये फिल्म पूरी की. सारा मोस्ट ऑफ द शूटिंग हैपेंड इन द फिल्म इंस्टीट्यूट. और यहाँ तक कि हमने सॉन्ग्स भी, जो 2 गाने हैं फिल्म में, वो सॉन्ग्स भी जो है वो सिंक में रिकॉर्डिंग हुए. वही कैरेक्टर जो लोग एक्टर्स हैं वो उन्होंने ही गाया है. वही जो टक 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 टेबल बजा है वही क्लास में बजे है. और द एंटायर सॉन्ग्स वर ऑल्सो recorded in sync, shot in sync, and it was quite a madness. आमिर खान से पहले कब मिले? उस टाइम तो बहुत यंग एक बच्चे थे. We were still in college, just dropped out of college or something. ये आशुतोष गोवारिकर, अमोल गुप्ते, आमिर खान, नीरज वोरा, all these were, this was the first experience with cinema. Raw, completely raw people. उनके साथ 1 हफ्ते का कुछ वर्कशॉप किया था शूटिंग से पहले. And what a spirit. जब आप मंगल पांडे कर रहे थे तब होली का जिक्र होता था सेट पे आमिर खान के साथ? I'm sure. It was something that nobody has ever been able to forget. That was an experience which was a life-changing experience for everyone who participated in it. जब मंगल पांडे आप कर रहे थे और जब होली हो रहा था, इस दौरान बहुत कुछ चेंज हो गया था आमिर खान के लाइफ में. तब एक जस्ट स्टूडेंट ड्रॉप आउट, जस्ट वाना बी एक्टर, एंड एट दैट टाइम ही इज अ सुपरस्टार. जस्ट लगान के बाद ही लगान ऑस्कर में चली गई थी. तो एक ही इंसान को आप डायरेक्ट कर रहे हो 2 अलग टाइमलाइन में, तो क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या लगता है? You have also changed over a period of time. सिर्फ वही बदला है ऐसा तो नहीं है. नहीं. किसी भी इंसान के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, सिनेमा में जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी इंटेंस इंटरेक्शन होता है. और वो पास्ट के बेसिस पे तो नहीं करते. आज जो है आप जो है वो इंसान, उसका जो इंटरेक्शन होता है वो एक, अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ होता है तो एक नया इक्वेशन बनता है. और हर बार आपको एक नया इक्वेशन बनाना पड़ता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इवॉल्विंग एंटिटी, एंड रिलेशनशिप इज ऑल्सो a constantly evolving changing entity. तो उसी में नया बैलेंस ढूंढना is the trick of the trade. हर एक डिकेड में आपने बायोपिक्स बनाई हैं, लाइक इन 90s सरदार, देन इन 2000 एट दैट टाइम मंगल पांडे, देन पोस्ट 2010 एंड दैट टाइम मांझी, दशरथ मांझी, नवाज जी, परेश रावल जी, आमिर खान, तीनों. बीच में मैंने रंगरसिया भी बनाई थी आपने. तो आपका एक ये बायोपिक्स के ऊपर आपका एक ज्यादा कुछ अलग सा ऐसा कुछ नहीं है. बात सही है कि 4 बायोपिक्स बनी है मेरी जिंदगी में, पर अगर आप देखोगे तो मैंने म्यूजिकल भी बनाई है, फोकलोर भी बनाई है. तो वो तो सभी क्लासिक लिटरेचर में भी. सर आपने तो फॉर्म के पढ़े जाके भी काम किया है, जिसपे अभी बात ही नहीं चालू की है हमने. बिकॉज it is not about an individual, it is actually what that individual represents that is important. What it is being conveyed through that individual is what is important. इन चारों फिल्म में आपके लिए सबसे satisfying कौन सी थी? Each one is a different film, bringing out very different aspects of both Indian history and my personal story. So my relationship with that subject is also a very important aspect for me. एक फिल्म मेकर जो होता है वो 1.5, 2 साल, 3 साल एक फिल्म को देता है, इस तरह की फिल्म. That time is important. Yes. Because you are giving it everything that you have. So what is that film trying to communicate? Is it influencing me? Is it important to me, first of all? In Sardar, it is the story of the birth of a nation. I've changed because of that film, because I've
got to understand India, I've got to understand the freedom movement, got to understand the dreams with which India was created. And the story of a man who actually gave it everything to make that dream come true. So it was a transformation for me personally. Mangal Pandey is a turning point in Indian history. When one corporation, एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सारे देश के ऊपर रूल कर रही है, वही जमाना टाइम वापस आ गया है when big corporations are ruling the world. Yeah, and what happens then? This was the story of Mangal Pandey. Completely transformation of Rangrasiya is the story of Raja Ravi Verma, who actually, in a sense, gave us the faces of our gods and goddesses. जिसने पहली बार रियलिस्टिक गॉड्स और गॉडेसेस को पेंट किया, जिसने पहली बार उन इमेजेस को लेके उसके पोस्टर्स बना के सारे देश में पॉपुलराइज किया. He created a pop culture out of our gods and goddesses. And obscenity को लेकर जिसके ऊपर कोर्ट केस चलाया गया और परेशान किया गया जिसे. It's a story of freedom of expression. It's a story of today. So जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है पर कहानी तो है जो आज रिलेवेंट होनी चाहिए ना. Exactly. So that is the basic idea. And Manji, what an inspiration, what an inspiring story. One man who actually single-handedly breaks a mountain, rocky, hard rock mountain, for 22 years to make a path out of that mountain. क्यों? क्योंकि उसकी बीवी, उसकी वाइफ, जिसको वो बहुत प्यार करता था, वो उस पहाड़ पे से गिर के मर गई थी. और उसने ये अपने आप को प्रॉमिस किया था या उसको प्रॉमिस किया था कि अब इसके बाद कोई इस तरह से नहीं मरेगा. एंड ही एक्चुअली वन मैन, जस्ट अ हैमर एंड अ चिज़ल लेके उसने पहाड़ तोड़ दिया. इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी क्या हो सकती है. अभी शाहरुख खान के आते हैं, बैक टू बैक 2 फिल्में की थी, और जिस टाइम में आपने माया मेम साहब उनके साथ बनाई थी, शाहरुख खान का एक्सपोजर ही नहीं था टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ अ फिल्म. उससे पहले वो भी उसकी पहली फिल्म थी. पहली फिल्म थी. I mean, शूटिंग शुरू करना was Maya Mem साहब first. Okay, तो it was shot before दीवाना and दिल आशना है. ओके, तो किस टाइम में शूट की थी आपने? 90 में. ओके, तो फिर 3 साल लग गए रिलीज करने में, प्रोसेस में, ये करने में. ओह, दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म. कैसा था उनको पिक करना? उस वक्त भी एक वाइल्ड एनर्जी तो उस बंदे में थी, एक इंटेंसिटी थी, एक zest for life थी, which was completely infectious. And that is what one saw in him. It was an incredible spirit. और मेहनत, लगन, commitment, everything. His mother was seriously ill, और वो ड्राइव करके 3 दिन की शूटिंग के लिए आता है. स्टॉर्म है और फिर भी वो ड्राइव करके आ जाते हैं. वो एक, जब तक कि उस तरह का जेस्ट ना हो तब तक सक्सेस तो नहीं मिलता. कैप्टन व्योम मेरी फेवरेट टेलीविज़न शो में से एक है. उस टाइम में टेलीविज़न बहुत ही अच्छा काम कर रहा था. कैप्टन व्योम, सी हॉक्स और भी बहुत कुछ. इवन आहट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट टाइम ऑल्सो. सैटरडे सस्पेंस, बहुत कुछ, बुनियाद, बहुत कुछ. लेटर में जी में थे हिपी फुर्रे, और भी बहुत सारे सीरीजेस. सो टेलीविज़न का ये चेंज का क्या हो गया सीन का, वहाँ से जहाँ पे दुनिया और ब्रह्मांड में था टेलीविज़न. कैप्टन व्योम तो ब्रह्मांड की कहानी थी, तो वहाँ से एक हाउस होल्ड ड्रामा बन गया सिर्फ, ज़्यादातर डेली सोप. तो क्यों, कैसे, क्या लगता है? इन mid-80s पहली बार कलर टेलीविज़न इंडिया में आया. सिर्फ एक दूरदर्शन चैनल थी, और उस वक्त वहाँ की दूरदर्शन की कुछ लीडरशिप, दे ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग न्यू. तो एक पूरी सीजन ऑफ न्यू टेलीविजन प्रोग्राम्स, सक्सेसफुल टेलीविजन प्रोग्राम्स इमर्ज्ड. In 90s what happened is कि I was making माया मेम साहब जो फिल्म बन रही थी, उसमें एक आखिर में एक शॉट है
जिसमें माया एक मैजिक पोशन ड्रिंक जो है वो पीती है और शी बर्स्ट इनटू अ फ्लेम ऑफ लाइट और डिसअपियर कर जाती है। तो इसमें मैजिकल काइंड ऑफ अ शॉट। स्क्रिप्ट में लिखना तो आसान हो जाता है, पर उस वक्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी इंडिया में स्पेशल इफेक्ट्स करने की। उस वक्त इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स सब कैमरा में शूट होते थे फिल्म के ऊपर। तो हमने वो एक शॉट कम से कम 6-7 बार शूट किया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। वो एक शॉट को लेके बैंकॉक भी गया शूट करने के लिए, बट स्टिल आई वॉज नॉट हैप्पी विद द शॉट जिस तरह से वो निकल के आया। और फाइनली फिल्म रिलीज हुई, वो उसी तरह के शॉट के साथ हुई। आई वॉज स्टिल नॉट हैप्पी विद इट। और उस वक्त दिमाग में एक बात खटकी कि हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, हम लोग इतनी सारी फिल्में बनाते हैं, और मुझे एक शॉट चाहिए एज ए फिल्म मेकर, और वो भी मैं नहीं यहाँ पे इस देश में कर सकता, तो फ़ायदा क्या है। फॉर्चुनेटली उस वक्त ये नई डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो बन के बाहर आ रही थी, एंड इट वाज जस्ट एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो तय किया कि फिर ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये बाकी फिल्म मेकर्स को अवेलेबल होनी चाहिए इस देश के अंदर। अगर और कोई नहीं कर रहा है तो हम कूद जाते हैं इसके अंदर। और इसी तरह से हम लोगों ने छलांग लगा दी थी, दीपा और मैंने मिल के सोचा कि चलो एक स्टूडियो खोलते हैं। एंड दैट इज़ हाउ माया द स्टूडियो स्टार्टेड। अब स्टूडियो तो शुरू किया, पर लोगों को पता ही नहीं था कि नई टेक्नोलॉजी कर क्या सकती है। और कुछ जो लोग जो हैं जो कि उसको इस्तेमाल कर सकें, वो ट्रेन पर्सनल भी नहीं थे। तो क्या किया जाए, तो सोचा कि चलो फिर एक ऐसा करते हैं, एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, इसमें लोग भी ट्रेन हो जाएंगे, लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसके साथ। और इसी तरह से कैप्टन व्योम इन्वेंट किया गया। पारस को चाहिए पारा, लौटा दो चेतना तत्व हमारा। 25 साल हो गए। हाँ सर, मुझे सब याद है सर। ग्रेविटो, पारस, वहाँ पे भी माया है, वो अलग माया है, ये है, सब याद है मुझे। और इवन जो लास्ट एंड आता है जब कैप्टन व्योमी खुद ये कर लेते हैं, तो मैं बताऊंगा नहीं, यू गाइस स्टिल शुड वॉच इट। तो उस टाइम के लिए ना सर, आज मुझे समझ में आता है कि कितना अहेड ऑफ टाइम था। एंड सर, इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट, मैं पर्सनल लेवल में भी कर चुका हूँ, आज सबके सामने भी करता हूँ, यू शुड डू समथिंग विथ कैप्टन व्योम। प्लीज़ उनको वापस लाइए, बेटे को लाइए, किसी को भी लाइए, कहाँ से भी लाइए, और लाइए। मिलिंद सुमन ने कमाल का काम किया था उसमें। सर, आपका कैप्टन व्योम का फेवरेट विलेन कौन है? एक तो विश्वकन्या है, और एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर जब ये हमने सीरीज शुरू की, किसी को ये मानने में नहीं आ रहा था कि ये इस तरह का काम इंडिया में हो सकता है। इंटेल जो कि एक इंटरनेट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी, और जिनके चिप्स के ऊपर, जिसके कंप्यूटर के ऊपर ये हम लोगों ने एनिमेशन किया था पूरा, उनको यकीन नहीं आया कि हम लोग उनके कंप्यूटर्स के ऊपर इस तरह का काम कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई दे केम टू मीट अस एंड दे इन्वेस्टेड इन द कंपनी कि ये इस तरह का काम आप लोग इंडिया में कर रहे हैं जो कहीं और दुनिया में नहीं हो रहा। एंड दैट्स हाउ माया बिकेम अ स्टूडियो बाय एंड अ पावर हाउस ऑफ इटसेल्फ। लोगों को सर, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि मोटू पतलू के पीछे आप हो, और आप ये एनिमेशन में जो और भी जितने भी बहुत सारे शोज आते हैं, सब आपके स्टूडियो से आते हैं जी। फ्रॉम कैप्टन व्योम, फ्रॉम माया मेमसाब, फ्रॉम ये डार्लिंग है इंडिया, आर पार, सब ये सब लेके मोटू पतलू क्यों? क्योंकि दैट इज एक्चुअली, आपको शायद पता नहीं होगा, 3D कंप्यूटर एनिमेशन की सीरीज जो है वो मोटू पतलू इंडिया में पहली है। मोटू पतलू एक इंडिया का ओरिजिनल आईपी कॉमिक था, हाँ, जिसको रिवाइव किया गया। ओके, 40 years old। ओके। तब तक क्या होता था कि सारा जो एनिमेशन यहाँ हो रहा था, ये सर्विस मॉडल पे हो रहा था, कि बाहर के देशों के लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे। दैट वाज द मॉडल ऑन विच द एंटायर एनिमेशन इंडस्ट्री वर्कड।
service work for international studios. Commission work basically. हाँ. And I was and Deepa both were very unhappy कि हम लोग क्या गुलामी के लिए एक स्टूडियो खोले हैं क्या, कि हम लोगों को अपना चीज़ बाहर लाने के लिए ये स्टूडियो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ये स्टूडियो खोले हैं. और दैट्स वाई मोटू पतलू वॉज क्रिएटेड. ये हम लोग बस सब सर्विस वर्क नहीं करेंगे, हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेंगे. तो अपना ओन IP. दैट वाज हाउ मोटू पतलू स्टार्टेड. और कौन कौन से एनिमेशन सीरीज अभी अब चल रहा है? वीर द रोबो बॉय करके एक है जो बहुत ही पॉपुलर है, यूट्यूब पे भी बना हुआ है. इना मीना डीका करके एक है विच वाज आल्सो वेरी वेरी सक्सेसफुल. सो लॉट्स ऑफ देम. मोटू पतलू को कभी फिल्म में लाने का सोचा है? एक बार एक फिल्म बनी थी 5-7 साल पहले. मे बी द टाइम वाज नॉट राइट, पर होता रहेगा. स्टूडियो विल ग्रो ऑन इट्स ओन. मेरा बेटा भी मोटू पतलू देखता है. अरे वाह. हाँ, पर वो गजब का कई बार होता है, क्योंकि मोटू पतलू के दौरान मैं जब भी कहीं भी फिल्म की प्रमोशन के लिए जाता था, हर बार कोई ना कोई फैमिली आके कहता था कि सर मेरा बेटा खाना नहीं खाता है जब तक मोटू पतलू नहीं देखता है. तो सो नाउ दैट इज, इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किसी को क्या मिल सकता है. सर एनिमेशन में इंटरेस्ट कैसे आया, पूरा ये एनिमेशन इंडस्ट्री में? इट्स अ पार्ट ऑफ सिनेमा, इट्स टेक्नोलॉजी. एज अ फिल्म मेकर यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन इट. There is no limit to your creativity. अब इससे ज़्यादा फ्रीडम आपको क्या मिल सकता है? रामायण द एपिक, उस टाइम में आपने जब वो बनाई थी, उस फिल्म का जितना कमर्शियली रिस्पॉन्स होना चाहिए था शायद नहीं हुआ था. इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. किस वक्त रिलीज़ हुई, कैसे रिलीज़ हुई, कितनी बड़ी रिलीज़ हुई, उसके साथ साथ क्या कंपटीशन था, ऑडियंस तैयार थी कि नहीं थी उसके लिए, एनिमेशन फिल्म को देखने के लिए. ऑल दीज बिकम रीजंस इनफ, बट इट वाज ग्रेट मेकिंग दैट फिल्म. सो अभी सर आपके क्या काम चल रहे हैं एनिमेशन में, मतलब आपके माया स्टूडियोज में? लॉट ऑफ टेलीविजन वर्क इज हैपनिंग. वी आर आल्सो डेवलपिंग एन इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फॉर इंटरनेशनल मार्केट. किपलिंग के किम के ऊपर हम लोग फिल्म बना रहे हैं पूरी. तो स्टूडियो इज ग्रोइंग ऑन इट्स ओन, has its own life. अभी लाइफ पे आए तो एक इम्पोर्टेंट आपका लाइफ का क्वेश्चन, दीपा जी से कैसे मुलाकात हुई और फिर प्यार कैसे हुआ? काम के थ्रू ही हुआ. कौन से? हम लोगों ने एक टेलीविजन फिल्म सबसे पहले की थी, इसका नाम था किसी एक फूल का नाम लो. वो नाम लेते लेते आपका नाम ले लिया. तो और उसमें मिले, वी रियली कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली. सोचा कि हम लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो भी एक से हैं, हम लोगों की ड्रीम्स जो हैं वो भी एक से हैं, हम लोगों का जो सिनेमा के लिए पैशन है वो भी एक सा है. एंड दैट्स सो इट बिकेम ऑर्गेनिकली वी केम टुगेदर एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. उसके बाद ही माया मेम साहब स्टार्ट हुई. सर isn't it a hard film to make with your loved one or your wife, माया मेम साहब जैसी फिल्म? You see, Deepa and me are more, I mean, it's not just husband and wife in that sense of the term. We believed in the subject. We wanted to make that film before we got married. And we are creative artists first. आपके फिल्म में म्यूजिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल रहता है, जो तो हर फिल्म में ही होता है, पर स्पेशली आई वांट टू नो अबाउट हृदयनाथ मंगेशकर. उन्होंने आपके साथ काम किया है माया मेम साहब में. उन्होंने बहुत कम ही फिल्म किए हैं, तो थोड़ा उनके बारे में और उनके फैमिली, मतलब लता जी, आशा जी, मंगेशकर फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए. ही इज अ जीनियस, म्यूजिकल जीनियस. और वो माया मेम साहब का म्यूज़िक जो क्रिएट हुआ, मेरे हिसाब से तो बहुत ही खूबसूरत साउंड ट्रैक बना है उसका. एक एक गाना गुलजार साहब ने गाने लिखे, हृदयनाथ जी ने धुनें बनाई, और उनको हज़ारों बंदिशें याद हैं. तो हृदयनाथ जी के साथ एक जो प्रोसेस हुआ, इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस इवन फॉर मी. एक गाना किस तरह से अपने आप स्पॉन्टेनियसली ग्रो होता है, किस तरह से एक धुन बनती है, किस तरह से वो
धुन फिर लोगों तक पहुंचती है, और किस तरह से एक गाने का जो भाव होता है और जो धुन होती है वो दोनों किस तरह से मर्ज होते हैं, और एक नया एहसास बन के बाहर आते हैं. इट वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. आप उनके घर गए थे कभी? जी, उनके घर पे ही सिटिंग्स जो होती थी उनके घर पे ही होती थी. हारमोनियम पे बैठ जाते थे वो. कहाँ पे रहते थे? पैडल रोड पे जो लता जी और वो सब एक साथ ही रहते थे. आपने नवाजुद्दीन के साथ मांझी बनाई है और आपने नसीर सर के साथ हीरो हीरा लाल और भी बहुत सारे काम किए हैं. तो समहाउ ये बोथ आर ट्रेंड एक्टर्स और कमाल के एक्टर्स हैं, और कोट एंड कोट हम जो पैरेलल फिल्म्स बोलते हैं दे बिलोंग टू दैट जोन. तो क्या सिमिलरिटीज है उस टाइम के एक्टर्स में और नवाज में, और नया क्या है, और अगर कुछ अलग लगे तो क्या है वो? नसीर मेरे हिसाब से इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न एक्टर है, ट्रेंड एक्टर है, जिसे दुनिया भर का लिटरेचर समझ में आता है, जिसने दुनिया भर की सिनेमा देख कर इसको इम्बाइब किया है. सो ही इज़ अ ट्रेंड सेटर इन दैट सेंस. थिएटर आज तक भी करते रहे हैं वो. एलीट क्लास में से निकल के आया हुआ, इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ इंग्लिश थिएटर, इंग्लिश लिटरेचर का बंदा है. सो he has also been in inspiration and institution by himself as an actor, and he has influenced a whole generation of actors after that. शाहरुख ले लो, आमिर ले लो, ये सब के सब कहीं ना कहीं नसीर से इन्फ्लुएंस हुए ही हैं. तो नवाज जो है वो बहुत ही ग्राउंडेड, कमिंग फ्रॉम अ विलेज इन इंडिया, बट अगेन ट्रेन्ड एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सो एक्सपोजर भी वही है. तो दोनों बहुत ही अलग अलग तरह किस्म के एक्टर हैं. नवाज इज क्लोजर टू ओम पुरी एज एन एक्टर, ग्राउंडेड, earthy, spontaneous, versatile actor. सर, जिस फिल्म का जिक्र आपके करियरग्राफ में शायद थोड़ा कम होता हो, पर उसका एक डायलॉग हर जगह, और उस डायलॉग पे तो फिल्म भी बन गई, वो है हीरो हीरालाल का. वो डायलॉग में बोलना चाहता हूँ, फटा पोस्टर निकला हीरो. राजकुमार संतोषी ने एक पिक्चर भी बनाई दी थी इस क्रेडिट पे. ये फटा पोस्टर निकला हीरो, इसका ये इस डायलॉग का आइडियाइजेशन कैसे हुआ? हीरो हीरालाल इज अ स्टोरी ऑफ अ फिल्म फैन. हम सब कहीं ना कहीं, सच में बताऊं सर, मुझे तो लगा था ये आपका एक ऑल्टरनेटिव लव बायोपिक है. सर क्या सच में, सच सही बोला ना मैंने? मुझे और वो है दीपा जी है हीरोइन, जो मतलब मैं दीपा जी उस वक्त मेरी जिंदगी में आई ही नहीं थी, पर आपने सोचा था ऐसा कुछ, तो वो हो गया जी. तो हाँ, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फिल्म फैन हु फॉल्स इन लव विद अ फिल्म हीरोइन एंड देन ही इज विलिंग टू डाई फॉर इट. एक बंदा जो डज नॉट सक्सीड इन लव एंड ही इज विलिंग टू डाई फॉर इट, and he wants to turn this into a show, a live show of a lover dying for love, a live death sequence, जिसको मीडिया के थ्रू पब्लिसाइज किया जाता है चारों तरफ. अब इससे ज़्यादा, और अगर देखा जाए तो उस वक्त के लिए वो काफ़ी revolutionary film थी in that sense. Best two qualities of Shahrukh Khan? Self-belief and 100% dedication. 104 की बुखार के ऊपर भी उसने सड़क के वो डालेंगे है. इंडिया हमने 100 दिन की रात की शूटिंग की है बम्बई की स्ट्रीट्स के ऊपर. 100 दिन की, 100 days on the streets of Bombay without the comforts of vanity vans and all those comforts. और उसके उस माहौल के अंदर with 104 fever, that actor was there giving his 102%. And for every moment, that kind of a commitment is rare. So what is the difference between Shahrukh and Aamir's thought process? Very different, very very different. Shahrukh is much more spontaneous, much more immediate,
Amir is all thought of, worked out, but both of them are fully there and totally committed. डू यू थिंक कि सरदार के लिए बोरिश रावल को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था? I think it's a great performance. I think one of the greatest performances of that generation. And a wonderful actor. सर जब सरदार के लिए उसको सिलेक्ट किया गया टू प्ले सरदार, he was only playing second rank villains in the films. And that too second, third villains, not the main one. Or so people were totally against casting him. But I had worked in a play. मैंने One Flew Over the Cuckoo's Nest पे गुजराती में प्ले किया था, जिसमें उसने मेन रोल किया था. Jack Nicholson. Jack Nicholson वाला. And I knew what kind of a great actor he was. So I went against everybody and said, "Nee, this man should be playing the role of Sardar." और पहले दिन शूटिंग शुरू की और I wasn't happy with the way it was being played. So I actually packed up around lunchtime and took him aside and said, "Paresh, मुझे आप मेहनत कर रहे हो, नज़र आ रहा है 4 घंटे वो नेक फॉल्स नाक लगाने में आप लगाते हो, वो सब सही है, पर आँख सरदार की नहीं आ रही." I said, and overnight that man transformed himself. And next morning when he came on to for the shooting, his eyes, the look in his eyes had changed. And that is the most difficult thing for an actor to do, to change the look in the eyes. And he had changed the eyes. He had managed to get the eyes of Sardar Patel rather than a second-rate villain. And that is the greatness of an actor. Any biopic जो और आप बनाना चाहते हो? Chanakya. What a character. I mean, he's the guy who created the first pan-Indian empire. जिसने अपनी चोटी काट के कह दिया कि मैं अब एक नया भारत खड़ा करूँगा. Wonderful, wonderful characters. जब आप रंगरसिया कर रहे थे तो जितने भी पेंटिंग्स आपने वो सब ये किए थे, किस आर्टिस्ट को आपने ऑन बोर्ड टीम में लाया था टू फॉर दैट? सारे पेंटिंग्स जो हैं वो एक्चुअली दे वर ओरिजिनल रवि वर्मा पेंटिंग्स जिनको डिजिटली मैनिपुलेट किया था, फेसेस चेंज किए थे उसके अंदर से. सो इसमें टेक्नोलॉजी और पेंटिंग दोनों मिक्स हुए थे. एंड आई हैव अ सन कॉल्ड व्योम and he's also an artist from Baroda School of painting. So he worked on it. तो व्योम उसकी वजह से कैप्टन व्योम. जी. So he is basically कैप्टन व्योम. उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे लोग वहाँ. Okay. तो this is my tribute to my son, saying कि तेरा नाम सबको पता होगा इसके बाद. हाँ, और सच में सबको पता है. And Vyom means cosmos. Vyom means sky. जब एक फिल्म खत्म हो जाती है उसके बाद आप उसके बारे में सोचते हैं? नहीं, I move on to the next one. मतलब रिलीज हो गई, जितना भी अप्रिसिएशन मिला, कुछ भी मिला, कुछ इम्पैक्ट नहीं डालता. आगे बढ़ जाओ. One life, move on. Do you regret not working with Irfan Khan? Where is the time for regrets in life? वाह वाह वाह, नाइस. ये मैंने ले लिया सर. एंड आई विल ट्राई. मुझे बहुत होते हैं ऐसे, मुझे क्या बहुत लोगों को होते हैं. बहुत ही खूबसूरत एक्टर, बहुत ही सीजन्ड एक्टर, मजा हुआ एक्टर जिसको कहते हैं. आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स कौन है इस देश में? देखे तो सत्यजीत राय, ऋतिक घटक से लेकर गुरुदत्त से लेकर के आसिफ से लेकर महबूब खान से लेकर मृणाल दा. रिसेंट टाइम्स में एक टर्म्स बहुत यूज हो रहा है, दैट इज प्रोपागेंडा फिल्म्स. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट this kind of thing that you say this is a propaganda film or this something? Film has become a medium now of communication, and it is, you can see it as an art form, you can see it as a instrument of propaganda.
You can use it as you like. And it has two different qualities and two different meanings and two different purposes. I think it is undermining cinema. Cinema should be more than just either propaganda or a consumer product. Banning a film. Like अभी बंगाल में बंगाल फैंस बोल के एक फिल्म आई है, विवेक अग्निहोत्री जी की है, तो उसको ऑलमोस्ट बैंडी कर दिया, रिलीज नहीं हुआ बंगाल फिल्म फाइल से. और एक और फिल्म आई थी केरला फाइल्स. मैं बंगाल से हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, ये दोनों फिल्में रिलीज नहीं हुई. हाउ डू यू रिएक्ट? I believe that freedom of expression is a fundamental right. It's wrong. हम क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं, ये भी फ्रीडम अगर नहीं हुआ तो फिर ये फ्रीडम का क्या मतलब है? सर, आप जिस बिलीफ से फिल्म में आए थे कि द फिल्म विल क्रिएट सच एन इम्पैक्ट, अभी लास्ट 10-15 साल में ऐसे कुछ फिल्म आपने देखी हो जिसका आपको लगा है हाँ दिस गाइज आर डूइंग, मतलब डायरेक्टर के नाम नहीं, फिल्म का नाम बात बोल रहा हूँ. जब हम लोग मैंने फिल्म बनानी शुरू की थी, सिनेमा वाज द मोस्ट पावरफुल मीडियम. अब जो है there are multiple mediums playing on simultaneously. Cinema is not the only medium of that kind of power. So now social media has as much impact as films have. फिल्में बन रही हैं, फिल्में कंटेंट बन रहा है अब ज़्यादा. जो फिल्म का एक फोकस्ड इम्पैक्ट होता था वो अब नहीं होता है. ये कंटेंट एज अ टर्म आपको क्या लगता है? जैसे पहले स्टोरीज हम बोलते थे, ये बोलते थे, अभी कंटेंट बोला जाता है. हाँ, तो ये जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल स्टूडियोज आए हैं उनके लिए तो ये कंटेंट ही है. इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट. इट इज़ नॉट अ लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज. आई कांट सी इट लाइक दैट. आई सी इट लाइक अ पीस ऑफ माई लाइफ. डू यू थिंक के स्टूडियो सिस्टम के बाहर जो इंडिपेंडेंट तरीके से फिल्म बनती है उनमें ज़्यादा एलिमेंट ऑफ लाइफ और रिमार्केबल क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं? आई अज्यूम सो, क्योंकि फिल्म में जान डाली जाती है. सिर्फ पैसा नहीं डाला जाता है, सिर्फ मेहनत नहीं डाली जाती है, जान डाली जाती है. और उसके लिए इंडिविजुअल को क्या पैशन उतना ज़रूरी होता है. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा. सो कीप दिस स्पिरिट अलाइव एंड कीप दिस पैशन फॉर सिनेमा अलाइव, एंड यू रिप्रेजेंट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स सर. थैंक्स. चलो जिंदाबाद. थैंक यू सर. जिंदाबाद. थैंक यू.